हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम चंद्रगुप्त नाटक की कुछ प्रमुख बिंदु, जिसमें कि कितने स्त्री पात्र हैं, कौन कौन हैं, कितने पुरुष पात्र हैं, उसके बाद जो महत्वपूर्ण कथन हैं या कितने अंकों में हैं, इन सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1931। रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद। और यह 4 अंकों में है। कितने अंकों में है? 4 अंकों में है। 4 अंकों में है और 44 दृश्य हैं, यानी कि 44 दृश्य हैं। पहले अंक में 11 दृश्य, दूसरे अंक में 10 दृश्य, तीसरे अंक में 9 दृश्य और चौथे अंक में 14 दृश्य। यह भी पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा अंक किस में है, यानी कि सबसे ज़्यादा किस अंक में दृश्य है। तो उसका होगा उत्तर होगा चौथे अंक में। चौथे अंक में कितने दृश्य हैं? 14 दृश्य हैं। तो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा अंक कौन सा है? चौथा अंक, जिसमें कि 14 दृश्य हैं। इसमें कुल पात्र है 35, जिसमें कि है 24 पुरुष हैं और 11 स्त्री पात्र हैं। इतिहास की 3 घटनाएं हैं इसमें। अलग क्षेत्र की आक्रमण, नंदकुल की पराजय और सेल्यूकस का पराभव। अगला है नाटक का आधार क्या है? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का इतिहास। नाटक का विषय क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की परिस्थितियों का चित्रण है। विदेशी आक्रमण का चित्रण है। विदेशी में सिकंदर और सेल्यूकस का आक्रमण है। विदेशी आक्रमण में आंतरिक कूटनीतियों का चित्रण है। किस प्रकार आंतरिक रूप से कूटनीतियाँ हो रही है, उसका चित्रण है। विदेशियों से भारत का संघर्ष और इस संघर्ष में भारत की जो विजय होती है उसके बारे में इस नाटक में है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कितने पुरुष पात्र हैं, कौन कौन हैं। सबसे पहला है चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। यह भी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, तो उसका होगा विष्णुगुप्त। मौर्य साम्राज्य का निर्माता भी कहा जाता है। और चंद्रगुप्त कौन है? मौर्य सम्राट। नंद जो है मगध का राजा है। राक्षस मगध का अमात्य है। जो नंद होता है मगध का राजा, उस सुवासिनी को नृत्यशाला की अभिनयशाला की रानी बना देता है नंद, और राक्षस को अमात्य नियुक्त कर देता है मगध का। वररुचि यानी कि कात्यायन दूसरा नाम है, मगध का अमात्य है। और सक्टार मगध का मंत्री है और आंभिक तक्षशिला का राजकुमार है। सिहरण अगला है पर्वतेश्वर, जो कि पंजाब का राजा है। सिकंदर ग्रीक विजेता है। फिलिप्स अगला पात्र है फिलिप्स, मौर्य सेनापति यानी कि चंद्रगुप्त के पिता। एनिसाक्रिटिस यानी कि सिकंदर का सहचर। देवदल, नागदत्त गणमुख्य मालव गणतंत्र के पदाधिकारी हैं। और साइबर्टियस मेगास्थनीस का यवन दूत है। गांधार नरेश यानी कि आंभिक का पिता और सेल्यूकस यानी कि सिकंदर का सेनापति। दंडायन जो है वो एक तपस्वी हैं, जो कि चंद्रगुप्त की ओर इशारा करके कहते हैं कि यह भारत का भावी सम्राट बैठा हुआ है। जब सिकंदर अपने भारत विजय की आकांक्षा को व्यक्त करता है तो दंडायन क्या करते हैं? चंद्रगुप्त की ओर इशारा करके कहते हैं कि यह बैठा है भारत का भावी सम्राट, महात्मा दंडायन। और स्त्री पात्र कौन कौन से हैं? तक्षशिला की राजकुमारी। राजकुमार कौन है? आंभिक। दोनों भाई बहन हैं, अलका और आंभिक। सुवासिनी सक्टार की कन्या है। नंद की नर्तकी है या चाणक्य की पूर्व परिचित और राक्षस की प्रेयसिनी, यानी कि सुवासिनी
सुवासिनी ने नंद के गायन को सुनकर उसको अभिनयशाला की रानी बना देती है और राक्षस को अमात्य पद में नियुक्त कर देता है। और जो राक्षस और सुवासिनी हैं दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। कल्याणी मगध की राजकुमारी है। जो कि आत्महत्या कर लेती है पर्वतेश्वर के जबरदस्ती करने के कारण पर्वतेश्वर को छुरी से मार देती है और वो खुद आत्महत्या कर लेती है। इस बात पर चाणक्य कहता है कि चंद्रगुप्त के रास्ते का दो कांटा निकल गए। नीला कौन है? कल्याणी की सहेली। लीला भी कल्याणी की सहेली। मालविका सिंधु देश की कुमारी और कार्नेलिया सेल्यूकस की कन्या। मौर्य पत्नी यानी कि चंद्रगुप्त की माता। एलिस यानी कि कार्नेलिया की सहेली। आगे है कुछ महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि कथन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं उसे जानने की चेष्टा कर रहा हूँ। आर्यवर्त की भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। उत्तरापद के खंड राज्य द्वेष से जर्जर है। शीघ्र भयानक विस्फोट होगा। सिंहरण का कथन चाणक्य के प्रति। जो सिंहरण का कथन है वो चाणक्य को बता रहा है। तो इस बात को जो है वो आंभिक थोड़ा आधा अधूरा सुन लेता है और सिंहरण और आंभिक के बीच द्वंद्व युद्ध हो जाता है। मैं उसे जानने की चेष्टा कर रहा हूँ। आर्यवत का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। उत्तरापद के खंड राज्य द्वेष से जर्जर है और शीघ्र भयानक विस्फोट होगा। विस्फोट की जो बातें सुनकर आंभिक द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाता है। अगला है त्याग, क्षमा, तप, विद्या, तेज और सम्मान के लिए हैं। लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। हमारी दी हुई विभूति से हमें को अपमानित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब केवल परिणति से काम ना चलेगा। अर्थशास्त्र और दंड नीति की आवश्यकता है। यह कथन किसका है? चाणक्य का है और वह चाणक्य का कथन बररुचि के प्रति है। त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए हैं। लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग नहीं ब्राह्मण बने हैं। हमारी दी हुई विभूति से हमें को अपमानित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब केवल परिणति से काम ना चलेगा। अर्थशास्त्र और दंड नीति की आवश्यकता है। यह जो है चाणक्य बररुचि के प्रति कथन है। मेरा देश है, मेरा पहाड़ है। मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, नदियाँ हैं और मेरे जंगल हैं। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे अंदर हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं के परमाणुओं के बने हैं। फिर मैं यहाँ जाऊँगी यवन। फिर मैं वहाँ जाऊँगी यवन। यह कथन किसका है? तो इसका है अलका। अलका कहती है कि मेरा देश है, मेरा पहाड़ है, नदियाँ हैं और मेरे जंगल हैं। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने हैं। फिर मैं वहाँ जाऊँगी यवन। यह अलका कहती है सेल्यूकस के प्रति। आगे है अगला कथन है तुम मालव हो यह मगध। तुम मालव हो यह मगध, यही तुम्हारे मान का अवसान है ना? परंतु आत्मसम्मान इतने ही से संतुष्ट नहीं होगा। मालव और मगध को भूलकर जब तुम आर्यवत का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। क्या तुम नहीं देखते हो कि आगामी दिवसों में आर्यवत के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक एक अनंतर दूसरे विदेशी विजेता से पददलित होंगे? तो यह किसका है? चाणक्य का कथन है चंद्रगुप्त के लिए। तुम मालव हो और यह मगध।
यही तुम्हारा मान का अवसान है ना। परंतु आत्मसम्मान इतने से ही संतुष्ट नहीं होगा। मालव और मागध को भूलकर जब तुम आर्यवत का नाम लोगी, संपूर्ण आर्यवत का नाम लोगे, तभी वह मिलेगा। क्या तुम नहीं देखते हो कि आगामी दिवसों में आर्यवत के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनंतर दूसरे विदेशी विजेता से पददलित होंगे। यह चाणक्य कहता है चंद्रगुप्त को। वह स्त्री जीवन का सत्य है जो कहती है कि जो मैं नहीं जानती वह दूसरे को धोखा देती है, अपने को भी प्रवंचित करती है। धधकते हुए रमणी वक्ष पर हाथ रखकर उसी कंपन में स्वर मिलाकर कामदेव गाता है और राजकुमारी वही काम संगिनी की तान सौंदर्य की रंगीन लहर बनकर युवतियों के सुख में लज्जा और स्वास्थ्य की लाली बढ़ाया करती है। यह सुवासिनी का कथन है। वह स्त्री जीवन का सत्य है जो कहती है कि जो मैं नहीं जानती वह दूसरे को धोखा देती है, अपने को भी प्रवंचित करती है। धधकते हुए रमणी वक्ष पर हाथ रखकर उसी कंपन में स्वर मिलाकर कामदेव गाता है और राजकुमारी वही काम संगीत की तान सौंदर्य की रंगीन लहर बनकर युवतियों के सुख में लज्जा और स्वास्थ्य की लाली बढ़ाया करती है। यह सुवासिनी का कथन है। रे पद्दलित ब्राह्मणत्व देख, शूद्र ने निगड़बद्ध किया है, क्षत्रिय निर्वासित करता है। तब जल एक बार अपनी ज्वाला से जल, उसकी चिंगारी से तेरे पोषक वैश्य सेवक शूद्र और रक्षक क्षत्रिय उत्पन्न हो। जाता हूँ पोंक। चाणक्य का स्वागत कथन है। चाणक्य का स्वागत कथन है। रे पद्दलित ब्राह्मणत्व देख, शूद्र ने निगड़बद्ध किया, क्षत्रिय निर्वासित करता है। तब जल एक बार अपनी ज्वाला से जल, उसकी चिंगारी से तेरे पोषक वैश्य सेवक शूद्र और रक्षक क्षत्रिय उत्पन्न हो। जाता हूँ पोक। फूल हंसते आते हैं, फूल हंसते आते हैं, मकंदर गिराकर मुरझा जाते हैं, आंसू से धरणी को भिगाकर चले जाते हैं। एक स्मित समीर का झोंका आता है, विश्वास फेंक कर चला जाता है। क्या पृथ्वी तल रोने के लिए है? नहीं। सबके लिए एक ही नियम तो नहीं, कोई रोने के लिए तो कोई हंसने के लिए। मालविका का स्वगत चिंतन। फूल हंसते आते हैं, मकरंद गिराकर मुरझा जाते हैं, आंसू से धरणी को भिगोकर चले जाते हैं। एक स्निग्ध समीर का झोंका आता है, विश्वास फेंक कर चला जाता है। क्या पृथ्वी तल रोने ही के लिए है? नहीं। सबके लिए एक ही नियम तो नहीं, कोई रोने के लिए है तो कोई हंसने के लिए। यह मालविका का है। जाओ प्रियतम सुखी जीवन बिताने के लिए, और मैं रहती हूँ चिर दुखी जीवन का अंत करने के लिए। जीवन एक है और मरण है उसका अटल उत्तर। तो यह मालविका का स्वगत चिंतन है। जाओ प्रियतम सुखी जीवन बिताने के लिए, और मैं रहती हूँ चिर दुखी जीवन का अंत करने के लिए। जीवन का एक प्रश्न है और मरण है उसका अटल उत्तर। जीवन का एक प्रश्न है और मरण है उसका अटल उत्तर। यह मालविका का है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहती है। चलो अपना काम करो, विवाद करना तुम्हारे काम नहीं। अब तुम स्वच्छंद होकर दक्षिण पर जाने की आयोजन करो। चाणक्य चंद्रगुप्त के प्रति। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहती है। चलो अपना काम करो, विवाद करना तुम्हारा काम नहीं। अब तुम स्वच्छंद होकर दक्षिण पथ जाने की आयोजना करो। चाणक्य का कथन चंद्रगुप्त के प्रति। जब कल्याणी पर्वतेश्वर को छुरी से मार देती है और स्वयं आत्महत्या कर लेती है, तो चंद्रगुप्त कहता है कि चलो तुम्हारे रास्ते से, यानी कि चंद्रगुप्त के रास्ते से 2 कांटे
चले गए। तो इस बात पर जो है चंद्रगुप्त कहता है कि महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता की सीबी में रहता है। चलो अपना काम करो, विवाद करना तुम्हारा काम नहीं है। अब तुम स्वच्छंद होकर दक्षिण पथ जाने का आयोजन करो। उसकी चिंता नहीं, पीछे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नितिलता भी उसी भांति विपत्तितम में लहलहाती होगी। हाँ, केवल मौर्य से काम नहीं चलेगा। एक बात समझ लो, चाणक्य सिद्धि देखता है, साधन चाहे कैसा ही हो। बोलो, तुम लोग प्रस्तुत हो? चाणक्य कहता है सिंहरण से। उसकी चिंता नहीं, पीछे अंधकार में बढ़ते हैं, पीछे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नितिलता भी उसी भांति विपत्तितम में लहलती होगी। हाँ, केवल शौर्य से काम नहीं चलेगा। एक बात समझ लो, चाणक्य सिद्धि देखता है, साधन चाहे कैसा ही हो। बोलो, तुम प्रस्तुत हो? चाणक्य कहता है सिंहरण से। राज्य किसी का नहीं है, वह अनुशासन का है। भाई तक्षशिला तुम्हारी नहीं, हमारी भी नहीं। तक्षशिला आर्यवत का एक भूभाग है, वह आर्यवत का होकर रहे, इसके लिए मर मिटो। अलका का कथन है। राज्य किसी का नहीं है, जो राज्य है वो किसी का नहीं है, वह अनुशासन का है। भाई तक्षशिला तुम्हारी नहीं और हमारी भी नहीं है। तक्षशिला आर्यवर्त का एक भूभाग है, वह आर्यवत का होकर रहे, इसके लिए मर मिटो। अलका का कथन है। यवन सेनापति आर्य कृतज्ञ नहीं होते, आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना ही मेरा कार्य है। चंद्रगुप्त का कथन है। यवन सेनापति आप कृतज्ञ नहीं होते, आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना मेरा कार्य है। तुम वीर हो सिकंदर, भारतीय सदैव उत्तम गुणों की पूजा करते हैं। तुम वीर हो सिकंदर, भारतीय सदैव उत्तम गुणों की पूजा करते हैं। चाणक्य सिकंदर से कहते हैं। प्रसाद जी ने विदेशी पात्रों के मुख से भी भारतीय गौरव का कथन कराया है। कार्नेलिया का अरुण यह मधुमेह देश हमारा शीर्षक गीत अत्यंत मार्मिक है। कार्नेलिया जो कि विदेशी है, उससे द्वारा भी प्रसाद जी ने भारतीय गौरव का जो कथन है उसका गान करवाया है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच जनान क्षितिज को मिलत ख एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही है तरुशिखा मनोहर। झिटक जीवन हरियाली पर मंगल कुटुंब का, लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस और मुँह किए समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढलकाती सुख मेरे। मंदिर उंगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। यह जो प्रसिद्ध पंक्तियाँ थी वो द्वितीय अंक के थे प्रथम दृश्य। द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य का यह पंक्तियाँ थी। इसमें जो यवन सेनापति यानी कि सिल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया ने गाया है। अरुण मधुमेह देश हमारा, यह कार्नेलिया ने गाया है। वह भारतीय संस्कृति एवं दर्शन से प्रभावित है। कौन जो थी वो भारतीय संस्कृति और दर्शन से प्रभावित थी। इसका आंसर क्या होगा? कार्नेलिया। चंद्रगुप्त पर आसक्त देते हुए कहती है। नाटककार ने इन पंक्तियों में अर्थ गरिमा, अवगत गव्यता, कल्पना की रमणीयता एवं सौंदर्य का मार्मिकता का वर्णन किया है। नाटक का थोड़ा सा सारांश जान लेते हैं। नाटक का प्रारंभ तक्षशिला के गुरुकुल में युवकों के पारस्परिक वार्तालाप से होता है। चंद्रगुप्त नाटक का सारांश।
नाटककार प्रसाद ने 365 ईस्वी पूर्व के भारत की राजनीति को आधार बनाकर कथानक को खड़ा किया है। कब? 365 ईसा पूर्व की जो भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उसके कथा के आधार पर इस नाटक का रचना किए थे। यूनान का सम्राट सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। जो यूनान का सम्राट होता है कौन? सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। भारत की उत्तरी सीमा पर पहला राज्य गांधार होता है। गांधार का राजकुमार आंभिक धन के लोभ से सिकंदर के साथ मिल जाता है। सबसे पहले यूनान का जो सम्राट है वो सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है, ठीक है। और भारत का जो उत्तरी सीमा पर पहला होता है राज्य गांधार, उसमें राजकुमार गांधार का राजकुमार कौन है? आंभिक है। वो आंभिक जो है वो धन लोभ के कारण सिकंदर के साथ यानी जो भारत पर आक्रमण कर रहा था उस पर संधि कर लेता है, हाथ मिला लेता है। नाटक में इस घटना की सूचना सिंहरण और चाणक्य आंभिक के वार्तालाप से मिलती है। सिंहरण मालव राज्य का महाबली धिकृत होता है। उसने चंद्रगुप्त के साथ ही तक्षशिला गुरुकुल में स्नातक उपाधि प्राप्त की थी। कौन? सिंहरण जो मालव राज्य का महाबली धिकृत होता है, उसने चंद्रगुप्त के साथ तक्षशिला में गुरुकुल में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। कौन कौन? चंद्रगुप्त और सिंहरण, तक्षशिला के गुरुकुल में। चाणक्य उस गुरुकुल का आचार्य होता है। चाणक्य अपने गुरुकुल के स्नातकों को लेकर मगध के राजा के पास जाता है। जो चाणक्य है उसी गुरुकुल का जहाँ पर कि चंद्रगुप्त और कौन? सिंहरण पढ़ते थे, स्नातक किए थे, उनको लेकर के मगध के राजा यानी कि नंद के पास जाते हैं। वहाँ बौद्ध धर्म समर्थक राजा नंद के साथ विवाद बढ़ जाता है। कारण चंद्रगुप्त की भरी सभा में अपमानित होना पड़ता है। जो नंद हैं वो चाणक्य की अपमान करते हैं। चंद्रगुप्त को भी वहाँ से भागना पड़ता है। चाणक्य को देश की चिंता होती है। वह एक और नंद वंश का नाश करने की प्रतिज्ञा किए होता है। क्यों? क्योंकि जो मगध का सम्राट नंद था उसने चाणक्य का अपमान किया था, इसलिए नंद वंश की जो नाश की प्रतिज्ञा करता है चाणक्य। और दूसरी तरफ उसका लक्ष्य होता है आर्यावर्त की रक्षा। नंद की कैद से उसे मगध का अमात्य फुसलाने के लिए आता है, लेकिन चाणक्य उसे मुंह तोड़ जवाब देता है कि वह मगध के लिए दूत का कार्य नहीं कर सकता। चंद्रगुप्त चाणक्य का मगध की कैद से छुड़ाता है। चंद्रगुप्त चाणक्य को मगध की कैद से छुड़ाता है और बाहर आकर चाणक्य देश की शक्ति संगठित करने का कार्य में लग जाता है। उधर पर्वतेश्वर को सिकंदर के आक्रमण का सामना होता है। पर्वतेश्वर को सिकंदर का आक्रमण का सामना करना होता है। पर्वतेश्वर ने मगध के राजा को शूद्र कहकर अपमानित किया था। जो पर्वतेश्वर है मगध के राजा को शूद्र कहकर अपमानित किया था, इसलिए मगध के राजा यानी कि नंद उसकी सहायता नहीं करते हैं। कौन? पर्वतेश्वर मगध के राजा यानी कि नंद को अपमानित करते हैं शूद्र कहकर। इसी कारण जो मगध के राजा नंद हैं पर्वतेश्वर की सहायता करना नहीं चाहते हैं, जिस समय कि सिकंदर पर्वतेश्वर पर आक्रमण करने वाला था। चाणक्य जानता है कि अकेला पर्वतेश्वर सिकंदर का सामना नहीं कर सकता। जो पर्वतेश्वर है वो सिकंदर का सामना अकेला नहीं कर सकता है, इसलिए वह पर्वतेश्वर के पास जाता है और चंद्रगुप्त के नेतृत्व में मालव और मगध की सेना को साथ लेकर सिकंदर के विरुद्ध लड़े। लेकिन पर्वतेश्वर उसकी बात नहीं मानता है और उसे भी अपमानित करके राज्य से निकाल देता है। क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले तो जिस सिकंदर है वो पर्वतेश्वर को आक्रमण करता है। तो यहाँ पे आगे है, देखिए यहाँ पे है पर्वतेश्वर जो है वो सिकंदर को आक्रमण करने के लिए आता है, मतलब सामना करना होता है। पर्वतेश्वर जो है वो मगध के राजा को अपमानित किया होता है, इसीलिए नंद जो है वो पर्वतेश्वर की सहायता करने से मना कर देते हैं। तो क्या होता है,
पर्वतेश्वर अकेला है क्योंकि नंद तो उसकी सहायता करते नहीं हैं। तो पर्वतेश्वर की सहायता के लिए चाणक्य जाता है और कहता है कि हम अपनी सेना लेकर जाएंगे। तो जो पर्वतेश्वर है वो चाणक्य का अपमान करके राज्य से निर्वासित कर देता है, यानी कि राज्य से निकाल देता है। उधर सिंहरण भी विदेशी आक्रमण की ओर से सचेत रहता है। मगध का राजा नंद विलासिता में डूबा रहता है। मगध का आत्मीय राक्षस और अपनी प्रेयसी के आंचल को ही क्षितिज मानकर उसके तले सोया रहना चाहता है। दंडायन के तपोवन में अलका, चंद्रगुप्त, चाणक्य, सिकंदर, सिल्यूकस आदि का एक साथ मेल होता है। सिल्यूकस ने मूर्छित चंद्रगुप्त को सिंह से बचाया था। तपोवन में दंडायन सिकंदर के सामने चंद्रगुप्त के भविष्यवाणी कहता है, यानी कि जब सिकंदर कहता है कि उसका आकांक्षा क्या है, भारत विजय, तो महात्मा दंडायन चंद्रगुप्त की ओर इशारा करके कहते हैं कि यह बैठा है भारत का भावी सम्राट। तो सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं। तो यह जो है भविष्यवाणी करता है कौन? महात्मा दंडायन। चंद्रगुप्त सिकंदर के निमंत्रण पर कुछ समय के लिए यवन सेना के शिविर में जाता है। सेल्यूकस की जो पुत्री है कार्नेलिया उससे प्रभावित हो जाती है। कौन? सेल्यूकस की पुत्री चंद्रगुप्त से प्रभावित हो जाती है। सिकंदर पर व्यंग्यात्मक चोट करने के कारण चंद्रगुप्त को वहां से भागना पड़ता है। उधर चाणक्य की सलाह से सिंहरण चंद्रगुप्त और नटों के रूप धारण करके पर्वतेश्वर की सेना के शिविर में जाते हैं। उधर चाणक्य की सलाह से सिंहरण चंद्रगुप्त और नटों का रूप धारण करके, किसका? नटों का रूप धारण करके पर्वतेश्वर की सेना में शिविर में चले जाते हैं। मगध की राजकुमारी कल्याणी भी पुरुष वेश में, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, देश में नहीं, पुरुष वेश में पर्वतेश्वर का सिकंदर के साथ युद्ध होता है। वहाँ पर वो भी युद्ध में कल्याणी जो है वो पुरुष वेश में वहाँ पर उपस्थित थी। प्रकृति उसका साथ नहीं देती, सिंहरण उसकी वक्त पर सहायता करता है और फिर भी पर्वतेश्वर की पराजय ही होती है। पर्वतेश्वर कल्याणी को पुरुष वेश में देखकर और युद्ध क्षेत्र में देखकर स्तब्ध सा रह जाता है। सिकंदर पर्वतेश्वर की वीरता से प्रभावित होकर उसके मैत्री कर लेता है। सिकंदर जो है वो पर्वतेश्वर की वीरता को देखकर वो भी उसके साथ मैत्री कर लेता है। सिंहरण अलका को पर्वतेश्वर के बंदी गृह में मिलते हैं। सिकंदर की नियत मगध पर आक्रमण करने की होती है। चंद्रगुप्त, चाणक्य, सिंहरण उसे रोकने की योजना बनाते हैं। मालव गणराज्य के सैनिक चंद्रगुप्त को अपने सेनापति स्वीकार कर लेते हैं। अंतिम बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, लेकिन अंत में क्या होता है? चंद्रगुप्त को ही सेनापति बना दिया जाता है। अलका पर्वतेश्वर को लोभ देती है कि वह उसके साथ विवाह कर लेगी और बदले में वह सिंहरण को मुक्त करा ले, और अलका पर्वतेश्वर को बाध्य कराती है कि वह सिकंदर के रण निमंत्रण पर ना जाए। जो अलका है वो 2 शर्त रखती है। आगे है, इस बीच मालविका व चंद्रगुप्त के बीच प्रणय पनपता है। सिकंदर मगध पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। भारत लौटने से समय मालव गणराज्य से लड़ना पड़ता है। चंद्रगुप्त, सिंहरण आदि सामूहिक रूप से सिकंदर का मुकाबला करते हैं और युद्ध में सिकंदर घायल होता है और सिंहरण सिकंदर को प्राण शिक्षा देता है और चंद्रगुप्त कृतज्ञतावश सेल्यूकस को छोड़ता है और सिकंदर इन सब से मैत्री करके लौट जाता है। इसी बीच चाणक्य राक्षस को अपनी चाल में फंसा लेता है और इसका परिणाम स्वरूप मगध का राजा नंद राक्षस के विरुद्ध हो जाता है। मगध का जो नंद है, राजा है, वो राक्षस के विरुद्ध हो जाता है। राक्षस के मगध पहुंचने ही उसको सुहासिनी के साथ ही बंदी बना लेते हैं और बाद में सक्टार, सेनापति मौर्य, राक्षस, सुहासिनी आदि सभी को नंद कैसे
भाग निकलते हैं। चंद्रगुप्त मगध के सैनिकों को पराजित करता हुआ नंद राज्यसभा में आता है और प्रजा के सामने उसके अत्याचारियों की कहानी दोहराई जाती है और जितने सभी लोगों को छुड़ा लेता है। सिंहरण और अलका का विवाह होता है। किसके साथ? सिंहरण और अलका दोनों का विवाह हो जाता है। पर्वतेश्वर इसे अपमान समझकर मरना चाहता है, किंतु चाणक्य उसे बचा लेता है। चाणक्य अपनी कूटनीति से पर्वतेश्वर को चंद्रगुप्त का अनुगत बना लेता है। उधर नंद की हत्या करने के बाद उसकी पुत्री कल्याणी अस्थिर हो जाती है। पर्वतेश्वर उसे बलपूर्वक अपना बनाना चाहती है। जब नंद मर जाता है, उसकी हत्या की जाती है, तो जो कल्याणी है वो अकेली हो जाती है और उसके पर्वतेश्वर जो है वो बलपूर्वक अपना रानी बनाना चाहता है, किंतु कल्याणी उसे मार देती है छुरी से और स्वयं भी आत्महत्या कर लेती है। दूसरी तरफ मालविका भी चंद्रगुप्त को बचाने के लिए अपना प्राण दे देती है। किस प्रकार? मालविका जो है वो चंद्रगुप्त के वेश में चंद्रगुप्त के शयन कक्ष में सो जाती है, जिससे कि जो षड्यंत्रकारी होते हैं चंद्रगुप्त समझकर मालविका की हत्या कर डालते हैं। चंद्रगुप्त को अब एक विरोध रहता है। आंभिक वह भी चाणक्य अलका चंद्रगुप्त के प्रभाव से ही सही मार्ग पर आ जाता है। जो चंद्रगुप्त का अब एक विरोधी रहता है आंभिक, वह भी चाणक्य अलका और चंद्रगुप्त के प्रभाव से सही मार्ग पर आ जाता है और उनका साथ देता है। चाणक्य से बदला लेने के लिए राक्षस जो है, राक्षस के जो मुद्रा होता है उसका गलत इस्तेमाल कर दिया जाता है। उसके नाम से पत्र भिजवाई जाती है। कौन भिजवाता है? चाणक्य भिजवाता है कूटनीति करके। तो जो चाणक्य से बदला लेने के लिए राक्षस सेल्यूकस से मिल जाता है। किससे? सेल्यूकस से मिल जाता है। सुवासिनी कैदी के रूप में कार्नेलिया के मतलब यवन के वहाँ पहुँच जाती है। कौन? सुवासिनी यवन के यहाँ पहुँचती है, तो दोनों के बीच मित्रता हो जाती है। किसके? सुवासिनी और कार्नेलिया। सेल्यूकस फिर से भारत पर आक्रमण करता है। दोनों में युद्ध होता है। कार्नेलिया को चंद्रगुप्त के साथ पिता का युद्ध अच्छा नहीं लगता। यही अवसर पर सिंहरण आकर चंद्रगुप्त की सहायता करता है और सेल्यूकस पराजित हो जाता है। जो सेल्यूकस होता है वो पराजित हो जाता है। कार्नेलिया को चंद्रगुप्त के साथ उसके पिता का युद्ध करना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जो कार्नेलिया थी वो चंद्रगुप्त के प्रति आकर्षित थी। सही अवसर पर सिंहरण आकर चंद्रगुप्त की सहायता करता है और सेल्यूकस जो है वो पराजित हो जाता है। चाणक्य सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करवा देता है और स्वयं संन्यास ग्रहण करके चला जाता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।